गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 6 जुलाई 2024 और हम लोग करने वाले हैं प्रेप पॉइंटर्स। तो आज आपके लिए मैं 6 टॉपिक लेके आया हूं। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इंडिया में भी इसके केस आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पिग्स हैं बेसिकली उनको कल किया जाएगा, मतलब उनको मार दिया जाएगा। तो थोड़ा सा स्वाइन फ्लू के बारे में पढ़ेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। माउंट एतना जो कि बहुत ही एक्टिव, दुनिया का सबसे एक्टिव वल्केनो माना जाता है, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये दोबारा से इरप्ट हुआ है, इरप्शन हुआ है इसके अंदर। एंगजियम 4 मिशन क्या है और इंडिया के दो एस्ट्रो जो नोमर्स हैं वो बेसिकली वो भी यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, जो कि इसरो की तरफ से वहाँ पे जाएंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो गगनयान मिशन है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। उसके अलावा इंडिया का जो करंट अकाउंट जो अकाउंट है वो बेसिकली बहुत टाइम के बाद सरप्लस में गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन से, क्योंकि हमेशा प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे हर साल एक दो क्वेश्चन इकोनॉमी से टर्म्स के बारे में आते हैं। उसके अलावा जीनोफायरस एपतनी एक नया स्पीसी डिस्कवर किया गया है और यू नो वेरी वेल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है एनवायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन से। कोई भी नया स्पीसीज डिस्कवर होता है तो हमेशा वहां से सवाल आता है। उसके अलावा इकोनॉमी की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। तो बेसिकली आज हम लोग दो टर्म पढ़ेंगे। आई होप आपको मोस्टली करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में पता होगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सेलिंग एक नया टर्म हो सकता है। तो आज हम लोग दो नई टर्म सीखेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन से। और क्योंकि ये सारे टॉपिक हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इसकी मैं यहाँ पे एनालिसिस नहीं करता हूँ। इन डेप्थ एनालिसिस के लिए वीक में 3 से 4 टॉपिक आपको अलग से आएंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ सेपरेट वीडियो फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, जिसमें उस टॉपिक का पूरा इश्यू, उसकी बैकग्राउंड, सॉल्यूशन, सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है और अपना एक बहुत अच्छा आंसर भी आप उस कंटेंट से लिख सकते हैं। ये स्लाइड एज इट इज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेंगी क्योंकि ये तो प्रेजेंटेशन के लिए होती है, लेकिन ये कंटेंट डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, ज्यादा डिले नहीं करते हैं और आज बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। तो बेसिकली ये जो न्यूज आ रही है वो अनफॉर्चुनेट सी न्यूज केरला से आ रही है, क्योंकि केरला में जो वहां की एक डिस्ट्रिक्ट है मद्दाकथारा पंचायत, जो बेसिकली वहां पे है, उस वहां पे स्वाइन फीवर के केसेस देखे गए हैं और जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे पिग्स को मार दिया जाएगा। पिग्स को मार दिया जाएगा स्वाइन फीवर की वजह से। क्यों? क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई, कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है, इसलिए जो थोड़ा सा वो न्यूज में है। बेसिकली जो उस पंचायत का 1 किलोमीटर का रेडियस है, वहां के जितने भी पिग्स हैं उनको मार दिया जाएगा और जो 10 किलोमीटर का एरिया आता है उसे सर्विलियंस एरिया में रखा गया है, क्योंकि ये जो वायरस होता है ना, ये जो स्वाइन फीवर होता है, ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस होता है, ट्रांसमिशन इसका बहुत फास्ट होता है। तो इसीलिए जो है बड़ी ध्यान से जो है वो नजर रखी जाएगी। और आप ये समझ लीजिए कि इसका मोर्टेलिटी रेट ना 100% है, मतलब अगर स्वाइन फीवर हो गया किसी पिग को तो उसकी मृत्यु निश्चित है, वो होनी ही होनी है बेसिकली। फर्स्ट टाइम इसको अफ्रीका में 1900s में डिस्कवर किया गया था। इंडिया में जो सबसे पहला केस इसका आया था दैट वाज 2020 आसाम के अंदर, और उस समय आसाम में 2900 पिग्स को मारा गया था या वो खुद ही मर गए थे। रीजन इसका क्या है? ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस ASF इसको बोलते हैं, ये एक DNA वायरस है, ठीक है, जो कि एस्फेराइडी फैमिली से बिलोंग करता है। एक वायरस की फैमिली होती है जो हाईली कंटेजियस होती है, DNA को अटैक करती है। और ये वायरस किस तरह से फैलता है, कैसे ही आगे बढ़ता है? तो बेसिकली कांटेक्ट में होने से, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है। उसके अलावा जो कपड़े होते हैं, जो जूते होते हैं, जो पहिए व्हील्स होते हैं, वहां पे भी ये चिपक जाता है, उससे भी ये ट्रांसमिट कर सकता है। जो अनकुक्ड या अंडर कुक्ड पोर्क प्रोडक्ट होते हैं, जो मीट बनाया जाता है जो कि प्रॉपरली पका हुआ नहीं होता है, उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, और इस तरह से ये आगे ट्रांसमिट करता है। लेकिन एक फॉर्चुनेट बात यह है कि ह्यूमंस को फिलहाल ये किसी तरह से इंपैक्ट नहीं करता है। वी डोंट नो, इन फ्यूचर हो सकता है ये इवॉल्व हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ये ह्यूमंस को इंपैक्ट नहीं करता है। अगर इसके सिम्टम्स देखेंगे तो फीवर, नाम ही इसका फीवर है, तो बुखार बहुत तेज हो जाता है और कई बार ये जो स्वाइन्स होते हैं, जो सुअर होते हैं, पिग्स होते हैं, इनकी अचानक से डेथ हो जाती है। स्किन इनकी रेड होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जो इनकी नाक होती है, नोज, यहाँ पे रेड रेड कलर का
आपको डॉट्स नज़र आती हैं, कई बार छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, 24 से 48 आवर्स ऑन एन एवरेज इनकी डेथ हो जाती है, डायरिया वगैरह हो जाता है। बेसिकली मृत्यु के, डेथ के सभी सिम्टम्स इनको यहाँ पे नजर आते हैं और इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। ये रहता है। अभी तक इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं है। जो एकमात्र सॉल्यूशन फिलहाल हमारे पास वो है, वो यही है कि इनको जो कि इन्फेक्टेड होते हैं उनको मार दिया जाए ताकि ये इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, और अपने एरिया को प्रॉपरली सर्विलियंस रखें, उसके ऊपर नज़र रखें। जैसे ही कोई केस आता है अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें और उनको मार दिया जाए। यही इसका सॉल्यूशन है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या करें, ठीक तो करना ही है ना। चलिए, माउंट एतना लोकेशन थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इटली है भैया, ठीक है। और इटली के अंदर ये जो है सिसिली रीजन है और यहीं पे पड़ती है माउंट एतना। माउंट एतना, माउंट एतना वर्ल्ड का सबसे बड़ा और एक्टिव वोल्केनो फिलहाल है, मतलब सबसे एक्टिव है। पिछले 2700 ईयर्स से ये ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूसली रुक रुक के थोड़ा थोड़ा ये इरप्ट हो ही रहा है, और 2700 ईयर्स का रिकॉर्ड हमारे पास इसका एक्टिव है, तो सबसे एक्टिव है। पहली बात तो सिर्फ यहाँ पे माउंट एतना ही नहीं, और भी कई सारे, जैसे माउंट वसूवियस है, यहाँ पे कई सारे एक्टिव वोल्केनोज आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो अफ्रीकन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है बेसिकली, ठीक है, उनका इंटरेक्शन हो रहा है, और जहाँ पे दो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनका इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे वोल्केनिज्म होने के या वोल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कैसा है ये। तो ये स्ट्रेटो वोल्केनो है बेसिकली, ठीक है। स्ट्रेटो वोल्केनो वो होते हैं जो कि लेयर्ड वोल्केनो होते हैं, लेयर्ड वोल्केनो होते हैं। तो जितनी बार इनका वोल्केनिक इरप्शन होता है, नया नया मटेरियल लावा आता रहता है, वो नई लेयर्स बनाता रहता है, तो ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो का यूजली जो लावा होता है वो एसिडिक होता है, आप ये मान के चलिए, उसके अंदर सिलिका कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन जो हॉटस्पॉट्स होते हैं, जैसे हवाईयन हॉटस्पॉट है, रियूनियन हॉटस्पॉट है, इनका जो मैग्मा होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होता है, उसके अंदर सिलिका कंटेंट थोड़ा कम होता है। और जिन वोल्केनोज के अंदर, यानी कि जो लावा है उसके अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो कई बार ना काफी ज्यादा एक्सप्लोजन भी कर देते हैं। माउंट एतना उनमें से ही एक है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। हाउ हाईएस्ट माउंटेन है मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर, जो कि 3357 मीटर पे पड़ता है, और ये वर्ल्ड का आपको मैंने बताया सबसे जो एक्टिव वोल्केनो है। इसका जो नाम है इतना, इतना एक ग्रीक वर्ड एतने से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आई बर्न। 2013 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी पड़ता है, एतना रीजनल नेशनल पार्क। तो ये आपसे एग्जाम में अगर पूछे, आजकल वो टेबल बना के भी सवाल पूछता है आपसे, तो एक तरफ आपको वो माउंटेन का नाम देगा, रीजन देगा, फिर दूसरी तरफ टाइप देगा, बताओ ये किस टाइप का है। तो ये आपका स्ट्रेटो वोल्केनो टाइप का है, ठीक है। कंपोजिट वोल्केनो भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। एक दूसरा होता है हमारे पास जो शील्ड वोल्केनो होता है। शील्ड वोल्केनो आपको यूजुअली हॉटस्पॉट रीजन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। थोड़ा डिटेलिंग में जानी है तो आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं या अपना वोल्केनिज्म वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। चलिए जी, थोड़ा आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक आता है जी एक्सियोम 4 मिशन। तो बेसिकली ये एक मिशन है, और इस मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, नासा के द्वारा भेजा जाएगा। ये मिशन का नाम ही एक्सियोम 4 है। और इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से 2 एस्ट्रोनॉट जो है वो इंडियन हैं। यही वो एस्ट्रोनॉट हैं बाद में जब गगनयान मिशन होगा तो वहां पे भी इनको भेजा जाएगा। मतलब ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग आप इसको कह लीजिए, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, और ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, ये भी आपको समझना चाहिए। ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएगा। और इसके अंदर नासा इंक्लूड है, और एक प्राइवेट कंपनी इंक्लूड है जो अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है एक्सियोम स्पेस, ठीक है। एक्सियोम स्पेस इतना आपको याद रखना है। 2 इंडियन है, मैंने आपको बता ही दिया, बाद में ये गगनयान मिशन का भी पार्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए वो ये है, इसमें जो हम लोग व्हीकल यूज करने वाले हैं, यानी कि जो रॉकेट होता है, जो व्हीकल उनको लेके जाता है, वो है फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स कंपनी का है। स्पेसएक्स कंपनी इलॉन मस्क की जो कंपनी है, तो उसका एक क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है जो इसमें लेके जाएगा, जहां पे फाल्कन 9 रॉकेट का हम लोग यूज करेंगे। फाल्कन 9 इतना स्पेशल क्यों है?
क्योंकि ये वर्ल्ड का अपने आप में सबसे बड़ा रीयूजेबल रॉकेट है। मतलब ये क्रू को वहां पे छोड़ के आएगा और फिर लेके भी आएगा और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये रॉकेट बार बार सैटेलाइट्स को लेके जा सकता है, क्रू को लेके जा सकता है और वापस फिर से यूज हो सकता है। यूजली ऐसा नहीं होता है। अभी तक ये टेक्नोलॉजी बहुत रेयर है। इसरो के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। यानी कि एक रॉकेट जाए फिर वापस आए, फिर से जाए फिर से वापस आए। तो ये बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है। यूजली क्या होता है, जो रॉकेट उनको लेके जाते हैं सैटेलाइट्स वगैरह को, वो आते हुए वापस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो उससे वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर बार आपको नया रॉकेट बनाना पड़ता है। लेकिन जो रीयूजेबल रॉकेट होते हैं आपको हर बार तो बनाना नहीं है, एक बार बनाइए, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करिए, नेक्स्ट टाइम यूज़ करिए। तो ये फाल्कन 9 है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। 2 स्टेज एक रॉकेट होता है जो कि इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया है। तो एक्सियोम मिशन को थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है दैट इज इंडियाज करंट अकाउंट। और अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है, तो इन्होंने कहा है भाई इंडिया का करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में गया है। तो पिछले 11 क्वार्टर्स में, एक क्वार्टर आपको पता है 4 महीने का होता है, सॉरी 3 महीने का होता है। पिछले 11 क्वार्टर में मतलब 33 मंथ्स में पहली बार इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में गया है। अदरवाइज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहता है। तो कितना सरप्लस गया है? $5.7 बिलियन सरप्लस गया है। तो करंट अकाउंट का इंपैक्ट क्या होता है, इतना जरूरी क्यों है ये? देखिए, करंट अकाउंट के बेसिस पे जो एक्सचेंज रेट होती है, यानी कि जो रुपी है और जो फॉरेन करेंसी है, उसकी जो एक्सचेंज रेट होती है वो डिसाइड होती है। और करंट अकाउंट अगर आपका सरप्लस है, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया को चीजें ज्यादा बेच रहे हो, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो। तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी हेल्थ जो है आपकी कंट्री की वो बहुत बढ़िया है। तो दुनिया को सिग्नल जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट भी करते हैं और इंडियन करेंसी यहां पे स्ट्रॉन्ग भी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट का मतलब जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, जैसे तो आप जो है ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है, सामान बेचते हो दूसरी कंट्री में, उसको कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर आप कोई पूछे क्या होता है भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बेसिकली जब हम फॉरेन करेंसी में कोई ट्रेड करते हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं डॉलर में, तो उसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हो। तो क्या करते हैं, या तो इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, यही तो चीजें करते हैं हम लोग फॉरेन करेंसी में। अब दिल्ली से अगर आपको कोई सामान चेन्नई भेजना है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ी कहेंगे, क्योंकि ये तो रुपीज में हो जा रही है। लेकिन इंडिया से बांग्लादेश के साथ कोई ट्रेड कर रहे हैं अगर मान लो, जो कि अमेरिकन डॉलर में है या किसी विदेशी करेंसी में है, रुपी में नहीं है। हाँ, अगर बांग्लादेश के साथ आप रुपी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो फिर वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का एसच पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन करेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो करंट अकाउंट भी 2 तरह का हो सकता है, एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल। विजिबल करंट अकाउंट मतलब जब फिजिकल कमोडिटीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, जैसे हमने गाड़ियां भेजी, अनाज भेजा, वीट, गैजेट्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भेजा, इंजीनियरिंग गुड्स भेजे, क्योंकि वो तो विजिबल है, आप उनको टच कर सकते हो, तो वो पार्ट होता है। एक होता है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है जो कि सर्विसेज होती हैं बेसिकली, है ना, आप सॉफ्टवेयर भेज रहे हो या कोई और सर्विस दे रहे हो, कोई मेडिकल सर्विस, बैंकिंग सर्विसेज, वो तो आप नहीं देख सकते, दैट इज इनविजिबल। ये दोनों ही करंट अकाउंट का पार्ट होता है। करंट अकाउंट में जो यूजर ट्रांजेक्शन होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, फिर एक आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेसिकली जो कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग होती है, जैसे एफडीआई हो गया, ये भी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। एफआईआईज जो हैं, इंडिया की स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर्स वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ये दोनों ही मिला के बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि दोनों ही फॉरेन करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इस क्लास में मैं इतना ही फोकस कर सकता हूँ, अदरवाइज जो आपकी इकोनॉमी की क्लासेस होती हैं, जो फाउंडेशन कोर्सेज में करते हो, तो वहाँ पे ये जो टॉपिक है
कम से कम 1.5-2 घंटा आपको देना पड़ता है, तो इन डेप्थ समझ में आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अज्यूम करता हूँ कि आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन शायद पहले से थोड़ी होगी। नहीं है तो प्लीज़ इकोनॉमी के टर्म्स को क्लियर करें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स कवर नहीं होंगे, इकोनॉमी के टर्म्स का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, तो करंट अफेयर समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर इकोनॉमी में और ज्योग्राफी में भी। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, साथ के साथ अपना बेसिक्स भी कवर करते रहें। ज़ेनोफ्रिस एपथनी क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश में कुछ साल पहले एक फ्रॉग को डिस्कवर किया गया था, और इस फ्रॉग के अगर आप फोरहेड पे देखें, यहां पे एक हॉर्न है ना, हॉर्न जैसा लग रहा है ना। तो बेसिकली ये डिस्कवर किया गया था 2019 में, लेकिन तब हमसे मिस्टेक हो गई। हमें लगा कि नया स्पीसीज नहीं है, इसी से मिलता जुलता एक और स्पीसीज है जिसे मेसन हॉर्न कहा जाता है, जो कि वियतनाम और चाइना में मिलता है। हमें लगा कि ये वही वाला है, और चाइना से भागते दौड़ते हुए वो अरुणाचल में मतलब शिफ्ट हो गया होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अब हमें पता चला कि भाई ये वो नहीं है, इट्स अ न्यू स्पीसीज। और अरुणाचल प्रदेश में एक नए स्पीसीज को डिस्कवर कर लिया गया है, जिसका नाम है ज़ेनोफ्रिस एपथनी। और यूपीएससी हमेशा नए स्पीसीज की तलाश में रहती है। एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से हमेशा 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये हमने थोड़ा ध्यान रखना है। इसका ब्राउन डार्क ब्राउन कलर होता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, और पत्तों में रहता है, जो लिटर होता है, लीव्स होती हैं, उनके बीच में रहना पसंद करता है। ठीक है, और जो वियतनाम और चाइना में जो पाया जाता है उसके साथ ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है, इसलिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ टाइम पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को लेके, है ना, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि अडानी ग्रुप कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, वो सारी चीजें, और काफी चर्चा में रहा। हालांकि बाद में जो सेबी की इन्वेस्टिगेशंस हुई या बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, उसमें ऐसा कुछ पाया नहीं गया है, वो एक अलग केस है। लेकिन अभी इस पूरी कंट्रोवर्सी में कोटक महिंद्रा ग्रुप का नाम भी आ गया है कि कोटक महिंद्रा ग्रुप ने भी शॉर्ट सेलिंग की थी और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर मेथड टू मेक मनी बेसिकली। तो उस कंट्रोवर्सी में इनका नाम भी आ गया है। हालांकि कोटक महिंद्रा ने इसको डिनाई किया है, बट यहाँ पे जो टॉपिक कोटक महिंद्रा के बारे में नहीं है, टॉपिक है शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इसका इंडिया में स्टेटस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। एसबीआई शॉर्ट सेलिंग को डिफाइन करती है दैट सेलिंग अ स्टॉक विच द सेलर डज नॉट ओन एट द टाइम ऑफ द ट्रेड। अब ये स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स, किसी कंपनी के जो शेयर होते हैं उसे स्टॉक बोलते हैं। तो जब यूजली आप जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप शेयर्स को खरीदते हैं और उसको फिर बाद में सेल करते हैं, और जो बीच में प्रॉफिट होता है वो आप अर्न करते हो। आपने कोई शेयर 90 रुपीज का परचेज किया और उसको बाद में 100 रुपीज में बेच दिया, जब मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ी तो 10 रुपए का आपने प्रॉफिट कमा लिया। यूजली तो ये होता है। तो जब आप सेलिंग करते हो या बाय करते हो, तो यू एक्चुअली ओन द शेयर, यू आर द ओनर ऑफ द शेयर। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट सेलिंग में उस ट्रांजैक्शन के टाइम पे यू एक्चुअली डू नॉट ओन द शेयर, यू ओनली बोरोड द शेयर। आपने खरीदा नहीं है, आपने सिर्फ बोरो किया था, एक्चुअली ओनर कोई और है। ठीक है, और आप ऐसा क्यों करते हो? देखिए, यूजली तो ऐसा हमें ऐसा ही बताया जाता है और ऐसे समझ में आता है कि जब वैल्यू बढ़ती है शेयर की तो उसको बेच दो, पैसा कमा लोगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इवन कई बार जब शेयर की वैल्यू डाउन जाती है तब भी उससे पैसा कमाया जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, आप किसी से पैसा बोरो करिए। एक हल्का सा आपको बता देता हूं। वैसे मैं जैसे मान लो यहां पे आप हो, ठीक है, दिस इज यू, और ये एक फार्मर यहाँ है और एक फार्मर यहाँ है। ठीक है, ये दोनों फार्मर जो है बनानास ग्रो करते हैं। तो आप अभी जो फिलहाल है बनाना का प्राइस लेट से वो 1 रुपए है, 1 रुपए का एक बनाना। तो आपने क्या किया, ये जो फार्मर है, फार्मर नंबर ए और दिस इज फार्मर नंबर बी, आपने फार्मर नंबर ए से 100 बनानास बोरो किए 1 हफ्ते के लिए, और आपने उसको कहा कि 1 हफ्ते के बाद मैं आपको 110 बनाना दे दूंगा। अभी मैं आपसे बोरो कर रहा हूं, खरीद नहीं रहा हूं, बोरो कर रहा हूं, हफ्ते के बाद आपको मैं 110 दे दूंगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, दे देना। तो राइट नाउ प्राइस इज 1 रुपीज। अब आपने हफ्ते भर का वेट किया,
ठीक है, हफ्ते के बाद जो प्राइस है वो 50 पैसे हो गया, 50 पैसे हो गया। अब यहां से हुआ ये कि जब आपने ये 100 बनाना इस फार्मर ए से लिए थे, आपने फार्मर बी को बेच दिए 100 रुपए में, आपके हाथ में 100 रुपए आ गया, क्योंकि फार्मर बी ने खरीद लिए, क्योंकि मार्केट रेट 1 रुपए का था। हफ्ते भर के बाद ये हो गया 50 पैसे। आपने बी फार्मर से 50 रुपए दे के ये 100 बनानास वापिस ले लिए, क्योंकि उस समय रेट 50 पैसे था। आपके पास 100 बनानास आ गए, आपने उनमें से 110 बनाना, 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा खरीद लिए बी वाले से और इसको बेच दिए ए वाले को हफ्ते भर के बाद, और आपने पूरा बीच वाला प्रॉफिट आपने कमा लिया। खर्च किया आपने 100 रुपीज, है ना, और मिले आपको, और बाद में आपको आपने बेचे जब ए को तो 55 रुपए में 45 रुपीज आपको बच गया। बेसिकली ये होता है इसमें, ठीक है। तो आप बोरो करते हो, और उस बोरो करने के टाइम के दौरान आप अंदाजा लगाते हो कि शेयर्स का मार्केट में रेट डाउन जाएगा। जिससे आपने बोरो खरीद किए थे, आप उसको वापस कर दो, और बीच वाला जो प्रॉफिट आप इसको अर्न कर लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक आध आप यूट्यूब वीडियोस देख लेना, जिसमें एनिमेशन वगैरह के थ्रू आपको ठीक ठाक से समझाया गया होगा। लेकिन उतना ज्यादा इसका मैकेनिज्म से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि जब मार्केट में शेयर का वैल्यू डाउन होती है तो कुछ लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो क्या इंडिया में इलीगल है ये इतना हंगामा जो हो रहा है? इंडिया में इनलीगल नहीं है। आरबीआई बेसिकली इसकी परमिशन देता है, आरबीआई इसकी परमिशन देता है, बट द फाइनेंशियल अथॉरिटीज रिक्वायर्स ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई द शॉर्ट सेल्स एट द टाइम ऑफ द ऑर्डर। तो वो बेसिकली आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, लेकिन जब शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो ना, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है अथॉरिटीज को कि हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ टाइम के लिए इसको बैन भी कर दिया गया था। 2001 से लेकर 2008 तक इसको बैन कर दिया, क्योंकि उस समय कई आरोप लगे थे इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है। फिर पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक में जो कंपनीज है उनके शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे, तो कुछ लोग उस पर पैसा ना कमा पाए, तो मार्च 2020 से लेके अक्टूबर 2020 तक भी शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया गया था सेबी के द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी टर्म और यूज होती है, नेकेड शॉर्ट सेलिंग। A trader short shares that have not been determined to be tradable. This could mean that the short positions taken on a stock sum to exceed to the actual number of the tradable shares in the market. यानी कि कुछ ऐसे शेयर्स को भी बेच दिया जाता है बोरो करने के बाद जो कि अकाउंट में होते नहीं हैं, जो कि ट्रेडेबल नहीं होते हैं, लेकिन उनको भी ट्रेड कर दिया जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड शॉर्ट सेलिंग, जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ गई होगी शॉर्ट सेलिंग की जस्ट इन 2 और 5 मिनट्स, बट उतना ज़्यादा जानना भी नहीं होता यूपीएससी के लिए, इतना इन डेप्थ एनालिसिस आपको नहीं करना होता है इन छोटी छोटी टर्म्स को लेके। बस इसका एक थीम सा समझ में आ जाए, इसका यूसेज क्या होता है। अच्छा, शॉर्ट सेलिंग थोड़ा थोड़ा ऐसे काम करता है, जब प्राइस डाउन जाता है तो इसको बेचा जा सकता है, प्रॉफिट कमाया जा सकता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज इन टॉपिक्स हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और लेट्स होप आपको कुछ इसमें बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। जो आपके फ्रेंड्स हैं प्रिपरेशन करते हैं उनको साथ शेयर कर सकते हो। कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और फ्यूचर में डेफिनेटली हम तो अपनी तरफ से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ही, बट आपकी सजेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।